नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो जो है फिर से जो आरआरबी ग्रुप डी है और रेलवे एनटीपीसी एमएमएस और हर एक एग्जाम जिसमें साइंस और जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे एग्जाम्स के लिए अति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें हम क्या करवा रहे हैं, तो आरआरबी जो रेलवे ग्रुप डी है 2022 की शिफ्ट में जितने भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आपके साइंस के हों और चाहे वो जीएस के हों, तो हम लोग उन्हें जो है शिफ्ट वाइज कवर कर रहे हैं। आज हमारा डे नंबर 3 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए है मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों से, ऑप्शन सी है पंचायतों या पंचायती राज व्यवस्था से, ऑप्शन डी है केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 51A। आइए व्याख्या देखते हैं। चलिए व्याख्या पढ़िए। क्या भारत के संविधान में नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब कितने हो चुके हैं? 11, लेकिन इससे पहले 10 ही थे जो संविधान के भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में सूचीबद्ध हैं। इन कर्तव्यों का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था, किसी चीज का भी उद्देश्य पूछा जाए या उसका प्रमुख काम पूछा जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या? नागरिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जोड़े गए थे। क्या जो मूल कर्तव्य थे वो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे या रूस के संविधान से लिए गए हैं? जो हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं वो रूस या फिर जिसे हम शॉर्ट में यूएसएसआर बोलते हैं उसके संविधान से लिए हैं। और अब हम देखेंगे कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो मैं साइड में चला जाता हूं ताकि आपको प्रॉपरली जो है दिख जाए। कह रहा है राष्ट्रगान का सम्मान करना, तो ये भी हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोना, उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। नेक्स्ट है धर्म, भाषा, क्षेत्रीय या विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों में सद्भाव और समान भाईचारे की भावना का प्रचार करना एवं महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। ठीक है, इसमें काफी चीजें छिपी हुई हैं। ये वाला जो हमारा कर्तव्य कह रहा है कि जो लेडीज होती हैं उनकी अगर गरिमाओं को ठेस पहुंचती है और अगर ऐसी कोई प्रथा मौजूद है तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला कौन सा है? अगला कह रहा है देश की समृद्ध मिश्रित संस्कृति की विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना, उसे प्रिजर्व करना, प्रोटेक्शन उसका करना। वन, झील, नदियों, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना तथा जीवों के प्रति दया भाव करना। ये जो प्रोविजन है ये ना कि सिर्फ मौलिक कर्तव्य है, बल्कि ये जो प्रोविजन है वो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं डीपीएसपी उसमें भी दिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे पढ़ते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, खोज तथा सुधार की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर निरंतर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर लगातार उच्च प्रयासों और उपलब्धियों के लिए नए स्तरों तक पहुंचे। नेक्स्ट है, ये सबसे लास्ट वाला है, 11वां है, जो कि अलग से जोड़ा गया था तो इस पे क्वेश्चन अलग से बनता है, इसको ध्यान रखना। अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये जो कर्तव्य हमारा सन 2002 में जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, देखिए जो है मुझे लगता है कि व्याख्या बहुत जरूरी हो जाती है।
किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो इसीलिए मैं व्याख्या पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। अगर जो है वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जो सहयोग करना है, क्योंकि अगर आप व्याख्या के साथ में पढ़ेंगे तो सिर्फ एक क्वेश्चन का ही आंसर आपका क्लियर नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे फैक्ट्स आपके तैयार होंगे जो कि जो है आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। किस तत्व के आधात्विक गुण होते हैं? पोटेशियम के या सोडियम का रासायनिक जो प्रतीक है, मतलब सोडियम का, या फिर लिथियम का, या फिर कैल्शियम का। तो इसमें से राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते हैं। क्या सोडियम एक नरम चांदी सोडियम एक नरम चांदी सफेद, मतलब सोडियम जो होती है एक नरम होती है, चांदी की तरह सफेद होती है और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, या आवर्त सारणी के समूह 1 में आता है, या पृथ्वी की पपड़ी का मतलब यहाँ पे क्या है? पपड़ी को हम भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी भी बोलते हैं, या जिसे हम क्रस्ट बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। में छठा सबसे प्रचुर तत्व है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1965। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम को जो है पारित किया गया था। व्याख्या देखते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान जगन्नाथ जिन्हें हम जो है विष्णु के नाम से भी जानते हैं, को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है, और यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यहाँ हर वर्ष वार्षिक रथ यात्रा का उत्सव किया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भीड़ लगती है, मतलब लाखों की संख्या में लोग जो है डेली यहाँ पे जाते हैं, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों में नगर की यात्रा की जाती है। ये जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, वो मंदिर कलिंग वास्तुकला से निर्मित है। भाई पूछा जाता है ना कि जो मंदिर की निर्माण शैली होती है वो किस कला किस शैली का उदाहरण है? तो ये कलिंग वास्तुकला का जो है उदाहरण है। इसमें क्या किया जाता है? यमनिका तीर्थ और सफेद पगोड़ा भी कहा जाता है, मतलब इस मंदिर को जो है सफेद पगोड़ा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है? शून्य होती है, या अनंत होती है, या धनात्मक होती है, या फिर ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और यह दर्पण की वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। उत्तल की बाहर की ओर उभरी होती है, जो अवतल होता है उसकी अंदर की ओर जो है सतह उभरी हुई होती है, या फिर मुड़ी हुई होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, करबे समिति जिसका गठन वर्ष 1955 में किया गया था, यह किससे संबंधित थी? रेलवे से, विदेशी व्यापार से, या लघु उद्योगों से, या बीमा विनियमन से? तो ये जो समिति गठित की गई थी, ये जो भारत में लघु उद्योग थे तो उनपे इसको जो है गठित किया गया था अध्ययन के लिए। आइए व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1955 में गठित करबे समिति ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के उपयोग की क्षमता का पता लगाने के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूलैंड के अष्टक नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं?
केवल उत्कृष्ट गैसों पर या केवल हल्के तत्वों पर या केवल रेडियोधर्मी तत्वों पर या केवल धात्विक तत्वों पर? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल हल्के तत्व पर जो न्यूलैंड के अष्टक नियम है वो सही प्रकार से, सही का मतलब है प्रॉपर तरीके से लागू होते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने के बाद में व्याख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि व्याख्या से ना कि सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर आपको पता चलता है बल्कि बहुत सारे फैक्ट्स आपके तैयार होते हैं। कह रहा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, जिसे 1866 में जॉन न्यूलैंड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। भाई ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्य रूप से हल्के तत्वों पर लागू होता है। ये जो नियम है मुख्य रूप से हल्के तत्वों पर लागू होता है, जैसा कि हम प्रश्न में पहले ही देख चुके हैं, और यह कैल्शियम तक ही सीमित है। तो भैया इस बार तो उसने क्वेश्चन यहां से बनाया है, लेकिन क्या अगली बार में क्वेश्चन वो यहां से नहीं बना सकता है? कहां तक सीमित है? तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसीलिए व्याख्या पे फिर से विशेष करके जो फोकस करना, कैल्शियम तक सीमित होता है। सिद्धांत क्या है? कारण न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि हर 8वां तत्व पहले तत्व के समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है, ठीक वैसे ही जैसे संगीत में सप्तक में होता है। इसकी सीमाएं देखिए। सीमाओं का मतलब होता है कमियां, उसमें क्या कमियां रह गई थी तो सीमाएं। यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर लागू होता है, जैसा कि हम ऊपर अभी एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ चुके हैं, और प्लस जो है प्रश्न भी हमारा उसी चीज पे आधारित था। विशेष रूप से कैल्शियम तक सीमित होता है। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान नहीं होते हैं। वास्तविकता है ये, उसने बता दिया समान होते हैं। इस सिद्धांत में उत्कृष्ट गैसों के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रावधान उसमें बताया नहीं था उत्कृष्ट गैसों के बारे में, जबकि रियल में कई उत्कृष्ट गैसें हैं, क्योंकि उनकी खोज तब तक नहीं हुई थी। तत्वों की भविष्य की खोजों के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया था न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में। फ्रेंड्स बीच में मैं बताना चाहूंगा, जो है अगर वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनसे जो है थोड़ी सी सपोर्ट करके हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाने में हमारी सहायता करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दियों के महीने के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो डैश से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने वाला है, लेवल का क्वेश्चन है। कह रहा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से ये जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, या अरब सागर से आता है, या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आता है, या बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से आता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये जो आता है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आता है। लेकिन अगर जलवायु पूछे तो भूमध्य सागरीय जलवायु से जो है इसका प्रभाव पड़ता है। व्याख्या देखिए इसकी। भूमध्य सागरीय जलवायु, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भूमध्य सागरीय जलवायु भी इसको कहा जाता है, जो भूमध्य सागर के चारों तरफ के जो देश हैं, जो एरिया है, एक ऐसी जलवायु है भूमध्य सागरीय जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में तो पाई जाती है, प्लस इसके अलावा में भी बहुत सारे कंट्रीज है जहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु जो है पाई जाती है। इसके साथ ही जैसे कैलिफोर्निया का नाम आपने सुना होगा जो अमेरिका में, वहां पे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भी ये जलवायु पाई जाती है, और दक्षिणी पश्चिमी जो अफ्रीका है वहां पर भी ये जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा में मध्य जो चिली है वहां पर भी ये जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में बारिश कम होती है, ये इसकी विशेषता है बहुत बड़ी। यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब जो गर्मी का मौसम होता है, वहां पे बारिश बहुत कम होती है, बल्कि जो शीत ऋतु होती है, मतलब जो ठंड का मौसम होता है, तो उसमें बारिश ज्यादा ही होती है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। हमारे यहाँ उल्टा होता है, हमारे यहाँ भाई गर्मियों में बारिश अधिक होती है और सर्दियों में बारिश बहुत कम होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है, यही तो मैं बता चुका हूं ऊपर, जबकि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है या फिर नाम मात्र की होती है। यहाँ पे जो सबसे अधिक पेड़ पौधे होते हैं
तो वो जो है खट्टे फलों से संबंधित होते हैं, मतलब जो रसदार पेड़ होते हैं वो उनकी संख्या ज्यादा होती है। जैसे आपका नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, आपका अंगूर हो गया, है ना। यहाँ पे खासियत है कि यहाँ पे जो वाइन है ना, वाइन, उसकी एक कल्चर डेवलप हो रही है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे जैसे अंगूर है, अंगूर से जो है शराब वाइन बनाई जाती है, और यहाँ पे जेंट्स भी शराब पीते हैं और लेडीज भी यहाँ पे जो है शराब पीती हैं, ठीक है ना। और वो स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं है, हमारे यहाँ के जैसे स्वास्थ्य के लिए बहुत, वो जो है बहुत ही फिट है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1965 से या 1980 से या 1990 से या 1995 से? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1980 से। असल में 1970 के बाद से शुरू हुआ था, तो यहाँ पे जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो 1980 ही है, ठीक है। व्याख्या देखते हैं भाई। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस मंडल में? तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, और यह सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर स्थित है। ओजोन परत या जो ओजोन गैस होती है उसको O3 से हम प्रदर्शित करते हैं। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, और उसमें भी अल्ट्रा वायलेट भाई 3 प्रकार की होती हैं। एक तो अल्ट्रा वायलेट ए जो कि अच्छी होती है, खराब नहीं होती है हमारे लिए। जो अल्ट्रा वायलेट बी होगी वो खराब होती है, तो उसको रोक लेती है, ये अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। और फिर ये आगे बिल्कुल जिस टॉपिक को लूंगा उसको कवर ही करवा दूंगा अच्छी तरीके से। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी मानव निर्मित रसायनों के कारण ओजोन परत को नुकसान होता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसें होती हैं तो वो ओजोन को जो है विक्षिप्त कर देती है, उसको कमजोर कर देती हैं, तो इसीलिए कह रहा है। आगे पढ़िए। और ओजोन अणुओं को तोड़ देती हैं, कौन? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं। यदि ओजोन परत नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो पृथ्वी पर आ जाएंगी और हमें कौन कौन से रोग फैला देंगी? जैसे त्वचा, जो स्किन कैंसर होता है तो वो हो सकता है, आंखों में मोतियाबिंद के केसेस बढ़ सकते हैं, और हमारी अन्य भी शारीरिक जो समस्याएं हैं तो वो बढ़ सकती हैं। इसको सुरक्षित करने के लिए सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत बार पूछा गया है। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया था। हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर हमारी व्याख्या पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से क्या अम्ल या क्षार के लिए एक प्राकृतिक संकेतक नहीं है? मैंने कल बताया था जहां पे नहीं वाला आए तो अंडरलाइन को जरूर कर लेना है, क्योंकि जो जनरली क्वेश्चन होते हैं उनमें नहीं होता है, मतलब हैं वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जिसमें भी नहीं आ जाए उसे अंडरलाइन कर लें। अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे और वहां पे आप अलर्ट नहीं होंगे तो आपसे आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। पेटिनिया की रंगीन पंखुड़ियां हल्दी या मिथाइल ऑरेंज या फिर हाइड्रेजिया की रंगीन पंखुड़ियां? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिथाइल ऑरेंज। व्याख्या देखते हैं। कह रहा अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पीएच मान सदैव ही 7 से कम होता है। यह स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन? अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। ये बहुत बड़ी इनकी पहचान है और बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। फिर क्षार देखते हैं। कह रहा क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जब क्षार और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। ये भी भैया ये उत्पाद है, उनका उपोत्पाद है, तो ये भी ध्यान रखना। पूछा जाएगा कि जब दोनों ये मिलते हैं आपस में तो क्या बनता है या क्या बनाते हैं? तो लवण और जल बनाते हैं। फिर कह रहा है क्षार का पीएच मान सदैव ही 7 से ज्यादा होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कह रहा है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है। भाई गलत है, जीन में आरएनए और डीएनए होता है, प्रोटीन में आरएनए डीएनए कहां से आ जाएगा, होता ही नहीं है। फिर प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, फिर प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है, फिर प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि जो प्रोटीन होती हैं वो क्या है, वो कार्बनिक युक्त एक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, जो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है। बनती है कौन, प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। इनका प्रमुख काम क्या है, तो इनका प्रमुख काम है शारीरिक जो वृद्धि है उसको करना, विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है प्रोटीन। ये शाकाहारी स्रोतों की बात करें तो ये चना में पाई जाती है, मटर में, मूंग में, मसूर में, उड़द में, सोयाबीन में, राजमा में, लोबिया की जो दाल होती है, गेहूं में, मक्का आदि जो है शाकाहारी चीजों से पाई जाती है। अगर मांसाहारी से बात करें तो मांस से पाई जाती है, मछली से, अंडे से, दूध से और एक्रेस से जो है प्रोटीन पाई जाती है। पौधों में मिलने वाले खाद्य पदार्थों में सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसमें लगभग में 40% से अधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन के बारे में कंप्लीट हम लोगों ने व्याख्या देखी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्या पादप वहन तंत्र या प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियां और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है। कह रहा केवल जल का परिवहन किया जाता है, नहीं भाई, जल के अलावा में भी बहुत सारे जो खनिज लवण होते तो उनका भी परिवहन किया जाएगा, जो एक पेड़ या पादप को आवश्यक चीजें होती हैं। फिर कह रहा कार्बोहाइड्रेट और खनिज का, केवल कार्बोहाइड्रेट का या ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का। व्याख्या देखते हैं। पादपों में जड़ें जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं, जिन्हें जाइलम नामक संवहन ऊतक के माध्यम से पूरे पौधों में ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। वर्ष 2003 में या वर्ष 2002 में या वर्ष 2004 में या वर्ष 2001 में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2004 में। व्याख्या देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था, जिसे ग्रामीण स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है, एक विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देती है और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती है, सशक्त करती है। इसके 3 स्तर हैं, कौन से, एक ग्राम पंचायत जिसमें ग्राम सभा आती है, फिर पंचायत समिति, क्या पंचायत समिति आप जानते हो, जिसे हम क्या बोलते हैं या बीडीसी का बोल देते हैं इलेक्शन, तो वही है ये बीडीसी, ठीक है ना। फिर जिला परिषद, जो जिला पंचायत का इलेक्शन होता है, फिर वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद का चुनाव करती में संगठित है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली बार पंचायती राज की व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में की गई थी। फ्रेंड्स यहाँ पे ना डेट आप ध्यान रख सकते हो, आपको सदैव ध्यान रहेगी, क्योंकि 2 अक्टूबर इसलिए लिया गया, गांधी जी जो है पंचायती राज व्यवस्था को भारत के विकास के लिए मूलभूत सिद्धांत मानते थे। तो इसीलिए उनके जीवन को याद करने के लिए, उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए ऐसा किया गया। और सेम ऐसा उसमें भी किया गया, जो स्वच्छ भारत अभियान मिशन भी 2 अक्टूबर को ही चलाया गया था, क्योंकि गांधी जी का जो मेन मकसद था वो भारत को स्वच्छ करना भी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यतः भारत के मध्य पश्चिमी तट पर डैश लगभग 2.5 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और यह गोवा की आधिकारिक भाषा है। कह रहा मराठी, भाई मराठी तो महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो गलत हो गया। डोंगरी, कोंकणी या धिबेही, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकणी भाषा जो है वो आपकी गोवा में बोली जाती है और गोवा की आधिकारिक भाषा भी है। कौन सी, कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 14,
खार्की पूजा उत्सव व्यापक रूप से डैश राज्य में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। त्रिपुरा में, तेलंगाना में, गुजरात में या फिर उत्तराखंड में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खार्की पूजा त्रिपुरा में मनाई जाती है। व्याख्या देखते हैं। खार्की पूजा त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध हिंदू त्योहार है जिसमें त्रिपुरी समुदाय के 14 देवताओं की पूजा की जाती है। बिल्कुल भाई, ये संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आमतौर पर जुलाई और अगस्त में मनाया जाता है। क्या त्रिपुरा जो त्योहार है, यह 7 दिनों तक चलने वाला एक शाही अनुष्ठान है। क्वेश्चन नंबर 15, पौधों के पोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां पर भी वो क्या बता रहा है, वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहा है कि जो सही नहीं है उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप करते हैं तो अंडरलाइन निश्चित तौर पे कर ले। कह रहा जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है, या हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं, या पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र की मिट्टी में करते हैं, या आयरन और मैग्नीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मतलब ये गलत है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें गलती फाइंड आउट करना था और नीचे की तीनों की तीनों सही है। भाई हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं, क्या सही बात है? बिल्कुल। तभी तो हम लोग कहते हैं कि भाई पेड़ पौधे ज्यादा लगाओ, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको जो है ऑब्जर्व कर लेंगे और हमें ऑक्सीजन ज्यादा देंगे, तभी तो हम लोग कहते हैं। जी हाँ। फिर कह रहा पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र की मिट्टी से करते हैं। भाई इसीलिए तो पौधों को हम पादप कहते हैं, और पादप का मतलब ही होता है जो पैरों से अपने भोजन को ग्रहण करे, है ना। तो इसीलिए तो हम इसे क्या बोलते हैं, पादप बोलते हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं, नहीं तो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। देखिए बृहद पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। कह रहा पौधों को इन तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इनके उदाहरण डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। तो ये क्या है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये मैक्रो है, मैक्रो जैसे अर्थशास्त्र में आता ना, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ए बना है और यहाँ पे आई बनी हुई है। पौधों को इन तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है, तभी तो सूक्ष्म पोषक तत्व इनका नाम रखा गया है। कौन कौन से, तो कह रहे हैं कैल्शियम की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत रेयर। फिर मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है, तो इन्हें ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अभिक्रिया के दौरान यदि किसी अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो यह कहा जाता है कि यह डैश से गुजर रहा है, वियोजन, रेडॉक्स प्रक्रिया, अपचयन या फिर उपचयन। क्या क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? क्वेश्चन में एक परिभाषा दी गई है और पूछा गया कि यह परिभाषा किसकी है, एक डिफिनेशन दी गई है। कह रहा वियोजन की है, रेडॉक्स प्रक्रिया की है, अपचयन की है या फिर उपचयन की है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो ऊपर बात कही गई है, ये उपचयन के बारे में बात कही गई है। आइए व्याख्या देखते हैं। उपचयन, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया होती है। खोने का मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं ये, जिससे उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हो जाती है। देखो अपचयन उपचयन में थोड़ा सा ही फर्क है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है उपचयन में, अपचयन में कमी हो जाती है। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, या एक रासायनिक अभिक्रिया है। अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आती है। देखो इतने फर्क निकला, सेम चीजें हैं। इसमें क्या, इसमें भाई वृद्धि हो रही थी, लेकिन अपचयन में क्या हो रहा है,
अपचयन में जो है कमी हो रही है। तो इनको, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में, बहुत ज्यादा रेयर डिफरेंस है, तो वहां पे आपको जो है फुल अटेंशन के साथ में जो है देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और दिमाग भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सेम चीजें हो जाएंगी, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। फिर रेडॉक्स प्रक्रिया क्या होती है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है यानी ऑक्सीकृत होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है यानी अपचयित होता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स व्याख्या और क्वेश्चन जो है उनका लेबल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक अधिक से अधिक करें, शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज अभी जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और आपको जो है सेकेंड डे पे डेली, जिसमें कि एक वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, सेकेंड डे पे जो है अल्टरनेट पे आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, इनमें से किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर तिब्बत में। ये क्वेश्चन मतलब कठिन है ही नहीं, अगर आपको थोड़ा बहुत अनुमान है फिर भी, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा तिब्बत। क्या राइट जवाब होगा? तिब्बत इसका जो है राइट जवाब होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी को व्याख्या में अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। कहा गया ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर की है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर की है। इसे यारलुंग जांगपो भी कहा जाता है, इसे यारलुंग जांगपो भी कहा जाता है, जांगपो या सांगपो भी जो है कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप कह सकते हो कि भाई जमुना तो जो है वो एक यूपी में नदी बहती है। नहीं, जो है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में भी जमुना के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो यमुना है, यमुना का नाम कहीं कहीं पे भी आपको जमुना मिल सकता है, उसका पर्यायवाची यमुना का जमुना भी है। ठीक है ना। फिर कहा गया है प्रवेश करने पर, मतलब जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। वहीं जो है पद्मा गंगा को कहा जाता है। के संगम, मतलब जब ब्रह्मपुत्र और गंगा एक में मिलती हैं तो इनके संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कह रहा है कि भाई जैसे देखो इधर से गंगा आ रही है ना, और इधर से अरुणाचल प्रदेश से ये आ रही है, आपकी ये गंगा आ रही है और ये ब्रह्मपुत्र आ रही है। जब ये यहाँ पे मिलती हैं दोनों तो इसके संगम को क्या कहा जाता है? मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना जो है कहा जाता है, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूछा जाता है सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरबन डेल्टा आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र पश्चिम बंगाल में दोनों नदियां मिलके ही बनाती हैं। और देखते हैं, यहां तक हो गया ना। हाँ, इसी नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी नदी पर, इसी का मतलब है सिर्फ ब्रह्मपुत्र, नॉट गंगा, सिर्फ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप इसका नाम है। यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही बनाया जाता है। और कहाँ पड़ता है? तो असम में। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, कहां पड़ता है? असम में, क्योंकि इसके बारे में हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में पड़ता है, कौन सी नदी बनाती है। ठीक है ना। फिर और कह रहा है ब्रह्मपुत्र नदी की कई सहायक नदियां हैं, जिसमें से इसे कह रहा है लोहित है, सुबनश्री है, आपकी धनश्री है, कामेंग है, मानस है। आपने असम में मानस नेशनल पार्क पढ़ा होगा, है ना, और वहीं पे जो है मानस नदी बहती है। फिर संकोश है, तीस्ता नदी है। अच्छा, तीस्ता नदी जो है पहले कहा जाता है कि गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन बाद में जो है बहुत कई सालों के बाद में इसने अपना रास्ता चेंज कर लिया और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई। दिबांग है, कपिली है, धनश्री है, बूढ़ी दिहांग नदी, इतनी जो है इसकी सहायक नदियां हैं तो बहुत, लेकिन मुझे मेनली थोड़ी ही ध्यान रखनी है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 18, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उपयोग नहीं किया? आपने सही से अगर मेंडल का नियम पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं।
कह रहा मटर के पौधों की लंबाई या बीज की आकृति या पत्तों या पत्तियों की आकृति या फूलों के रंग। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पत्तों की आकृति का उन्होंने कहीं से जिक्र नहीं किया था। व्याख्या देखते, मेंडल ने बगीचे के मटर के पौधों में उन लक्षणों की जांच की जो दो विपरीत लक्षणों के रूप में प्रकट हुए थे। जैसे अब यहां पे वो इंप्लीकेशन बता रहे हैं तो इसको ध्यान रखना है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जैसे लंबे या बौने पौधे और पीले या हरे बीज दोनों को लिया। देखो भाई, पौधे के बारे में बात हुई, बीज ऊपर आ चुका था, बीज लिए। मेंडल ने वंशानुक्रम के नियम के अनुसार पीले रंग का बीज एक प्रमुख लक्षण है और हरे रंग का बीज एक अप्रभावी लक्षण है। उन्होंने इस मिश्रण के परिणाम स्वरूप उत्पादित बीजों को एकत्रित किया, मतलब इकट्ठा किया, और उन्हें पहली संकर पीढ़ी या F1 के पौधे उत्पन्न करने के लिए उगाया। उन्होंने देखा कि सभी F1 पीढ़ी के पौधों के बीज अपने माता पिता की तरह पीले होते हैं। तो इसका सेम मतलब है कि उनमें कुछ न कुछ कॉपी होती है अपने माता पिता से चीजें। मेंडल ने तब पीले F1 पौधों के बीजों का स्वपरागण किया और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि F2 जो है F2 पीढ़ी में कुछ कुछ पीली हरी पत्तियां थी, पीले हरे पौधे थे। F2 चरण में दोनों लक्षणों को 3:1 के अनुपात में व्यक्त किया गया था। पीले प्रमुख लक्षण के लिए वह बाई का उपयोग करते हैं और अप्रभावी हरे रंग के लक्षण के लिए वह बाई का उपयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल वाई है। क्वेश्चन नंबर 19, समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के तार 4 तार हैं। इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? तो चांदी के तार का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, या कांच के, या नाइक्रोम के, या तांबे के। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांच के तार का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा, क्योंकि कांच जो है वो विद्युत का एक कुचालक है। ओके, चांदी तो सुचालक है और सबसे अच्छी सुचालक है, तो उसमें तो प्रतिरोध होगा ही नहीं, होगा तो बहुत कम होगा। ऑप्शन व्याख्या पढ़ने कह रहा है, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, मतलब उसे रोकता है, जिसे ओम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक भी ओम ही है। तापमान बढ़ने के साथ साथ उस धातुओं की प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। सबसे कम प्रतिरोध वाली धातु चांदी है, क्योंकि ये सुचालक है, जो सुचालक होगा तो उसकी प्रतिरोधात्मक क्षमता वो सबसे कम होगी, या विद्युत का सबसे अच्छा चालक अथवा सुचालक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत फर्म लंबे समय में डैश लाभ कमाती है, अति सामान्य या अधिक या शून्य या फिर सामान्य। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य। आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को या उस स्वरूप को या उस स्थिति को कहते हैं जिसमें विक्रेताओं की संख्या कोई सीमा नहीं होती। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता वहां पे उपस्थित होते हैं। फलतः कोई भी एक उत्पादक यानी विक्रेता बाजार में वस्तु की कीमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये आज के वीडियो के 20 क्वेश्चन थे। हमारी वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कंटेंट हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।